कहानी की शुरुआत में हमें मैथ्यू की वाइफ के बारे में बताया जाता है जिसे लास्ट स्टेज कैंसर है और अब वो मेडिकली ठीक नहीं हो सकती। मैथ्यू की वाइफ यानी कि क्लेयर ये बात अच्छे से जानती थी कि अब वो ठीक नहीं हो सकती, तो इसीलिए उसने अपना इलाज करवाना भी अब बंद कर दिया था और इस समय वो नर्स को भी ब्लड सैंपल देने से मना कर देती है। लेकिन मैथ्यू के कहने की वजह से वो अपना ब्लड सैंपल दे देती है। अब जैसे ही नर्स ब्लड सैंपल लेके जाने लगती है तो मैथ्यू उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और फिर यहाँ पे मैथ्यू का कजन बहुत ही चालाकी से ब्लड सैंपल को चुरा लेता है। अब वो मैथ्यू से पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे क्यों चोरी करवाया, तो मैथ्यू जवाब देता है कि मुझे क्लियर को ठीक करने का एक रास्ता मिल चुका है। अब अगले दिन में मैथ्यू एक बार में आ जाता है एक एल नाम के एक आदमी से मिलने के लिए, जो कि मैथ्यू को क्लियर को ठीक करने का एक रिचुअल बताने वाला था। अब अगले सीन में दोनों मिलकर एक भारी सी बोरी को मैथ्यू के घर पे ले आते हैं। अब एल मैथ्यू से कहता है कि तुम इसे किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पे किसी का आना जाना ना होता हो, इसीलिए मैथ्यू उसे अपने घर के बेसमेंट में रख देता है। अब यहाँ पे एल मैथ्यू को रिचुअल के बारे में बताता है कि उसे रिचुअल करना कैसे है। वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले कैंडल लेनी होगी और फिर अपनी वाइफ के ब्लड को इस बोरी में डाल के अपनी विश को मांगना होगा। और याद रहे, विश मांगने के तुरंत बाद ही तुम्हें इस कमरे से बाहर आ जाना होगा और फिर तुम्हें इसे दोबारा मुड़ के नहीं देखना फिर कभी भी। और आने वाले 3 दिन बाद तुम्हारी वाइफ एकदम ठीक हो जाएगी। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इन 3 दिनों में तुम्हें कुछ अजीब चीजें दिखाएं या सुनाई देने लगे, तो उन्हें सिर्फ तुम इग्नोर करना। अब यहाँ पे एल रिचुअल की सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैथ्यू के घर से चला जाता है। अब यहाँ पे मैथ्यू अपने बेसमेंट में आ जाता है और रिचुअल को करना शुरू करता है। अब एल ने जैसे बताया था वो रिचुअल को वैसे ही शुरू करता है। वो सबसे पहले कैंडल जलाता है, फिर अपनी वाइफ के ब्लड को बोरी में डालता है और अपनी विश को मांगता है और फिर वो बोरी को बिना देखे ही बेसमेंट से बाहर निकलने लगता है। लेकिन यहाँ पे उससे एक गलती हो जाती है, उसका लाइटर जमीन पे गिर जाता है और उस लाइटर को उठाते समय वो बोरी को देख लेता है, यानी कि उसने रिचुअल का एक रूल तोड़ दिया है। अब मैथ्यू इस बात को इग्नोर करते हुए वहां से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मैथ्यू ने अपनी वाइफ के लिए एक स्टूडियो बनाया होता है क्योंकि उन दोनों को ही सिंगिंग का शौक था और एक्चुअल में मैथ्यू का भी यही सपना था कि वो स्टूडियो में आके सिंगिंग में करियर बनाए। लेकिन शायद अब क्लियर इस स्टूडियो को देखे बिना ही मर जाएगी। वो अपने कजन के साथ यही सभी बातें कर रहा होता है। अब अचानक से उसे क्लियर की आवाज आती है, लेकिन जैसे वो उसके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो तो सो रही है, यानी कि ये सिर्फ उसका एक वहम था। अब अगले दिन से ही मैथ्यू के साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, जैसे कि कोई क्लियर की आवाज में उसे कह रहा है कि कैंसर तो मुझे नहीं, कैंसर तो तुम्हें होना चाहिए था। अब यही सारी बातें बार बार सुन के मैथ्यू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रात के समय क्लियर के रूम में आता है तो वो देखता है कि यहाँ तो क्लियर सो रही है, जिसको देख के मैथ्यू का गुस्सा शांत हो जाता है। अब यहाँ पे मैथ्यू ये सोचता है कि शायद ये सब चीजें जो मेरे साथ हो रही हैं ये उसी बोरी की वजह से हो रही हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैथ्यू और उसका कजन घर के अंदर ही गोल्फ खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती से वो बॉल उसी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पे वो बोरी रखी हुई थी। अब मैथ्यू का कजन उस बॉल को उठाने के लिए जाने लगता है। अब यहाँ पे मैथ्यू उसे रोक देता है और वो उसे खेलने को ही मना कर देता है। अब ये बात मैथ्यू के कजन को काफी ज्यादा अजीब लगती है, तो मैथ्यू के जाने के बाद वो उसी बेसमेंट में जाने लगता है। अब यहाँ पे उसके कजन ने बॉल को उठाते समय उस बोरी को भी देख लिया था, जिसका मतलब ये था कि लगातार रिचुअल के रूल टूटते जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ था कि आने वाले समय में कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। अब वो जैसे ही बाहर आता है तो वो मैथ्यू से इस बोरी के बारे में पूछता है, लेकिन मैथ्यू उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम वहाँ पे गए ही क्यों, मैंने तुम्हें मना करा था वहाँ जाने के लिए। यहाँ पे मैथ्यू अपने कजन को काफी कुछ सुनाता है, लेकिन उसे वो उस बोरी के बारे में कुछ नहीं बताता। अब मैथ्यू के साथ जो भी अजीब चीजें हो रही थी अब वो चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे कि अब आवाजें उसे कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही थी और अब तो उसे एक अजीब सी लड़की भी दिखाई देती थी जिसके हाथों में एक अजीब सा निशान होता था। अब अगले दिन मैथ्यू के घर पे एक पार्सल आता है जो कि क्लियर के नाम से था। अब मैथ्यू उसे ओपन करके देखता है कि आखिर उसमें है क्या। अब जैसे वो बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें उसकी वाइफ का कटा हुआ सर है, जिसे देख के वो चिल्ला पड़ता है और बॉक्स को दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे उसकी आवाज सुन के यहाँ पे क्लियर आ जाती है और वो बॉक्स को उठाते हुए कहती है कि इसमें तो सिर्फ मेरी विग थी जो मैंने मंगवाई थी। अब क्योंकि मैथ्यू के साथ इतनी ज्यादा अजीब चीजें हो रही थी तो वो एल को कांटेक्ट करता है, लेकिन एल उसका फोन ही नहीं उठा रहा होता और यहाँ पे मैथ्यू को एल का एड्रेस भी नहीं पता होता, वो तो सिर्फ उससे बार में मिला होता बस। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्लियर की तबीयत अब ठीक होती जा रही है। वो किचन में खुद से आती है और खड़े होने लगती है, जिसे देख के मैथ्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो पलटता है और किचन का काम करने लगता है। लेकिन तभी उसके कंधे पर एक अजीब सा हाथ आता है। शुरू में मैथ्यू को लगता है कि शायद ये उसकी वाइफ का हाथ है, लेकिन जैसे वो उस हाथ को देखता है तो वो
काफी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पे मैथ्यू को भ्रम होने लगता है कि जैसे उसके आसपास भूत हो, तो वो गुस्से में कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, छोड़ दो मेरा पीछा। लेकिन यहाँ पे अगले ही पल वो देखता है कि उसके आगे तो उसकी वाइफ है। मैथ्यू के मुंह से ऐसी बातें सुन के वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात के समय क्लेयर काफी ज्यादा दुखी होती है और वो अपनी नस काट लेती है। अब जैसे ही मैथ्यू ये चीज देखता है तो वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन आगे से एक अजीब सा आदमी फोन उठाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने तुम्हारी वाइफ का खून क्यों किया। और फिर मैथ्यू देखता है कि चाकू एक्चुअल में उसी के हाथ में है, लेकिन तभी मैथ्यू की आंख खुल जाती है और ये तो सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। खैर, अब हमें अगले दिन की रात को दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेयर अपने पैरों पे चल के मैथ्यू के रूम में आ जाती है और उसके बगल में लेट जाती है, जिसे देख के मैथ्यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि अभी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। और फिर उन्होंने कुछ देर बातें करी और फिर क्लेयर उठती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लेयर के जाते ही उसे कॉल आता है और वो कॉल क्लेयर का ही होता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो भागते हुए क्लेयर के रूम में आता है और वो देखते हैं कि क्लेयर तो एक्चुअल में सो रही है, यानी कि वो सारी चीजें फेक थी जो उसके साथ अब तक हुई। अब जैसे वो रूम के बाहर आता है तो उसे वही अजीब सी परछाई दिखती है जिसके हाथों में अजीब सा निशान होता है। लेकिन इस बार मैथ्यू उससे डरने के बजाय उसका पीछा करने लगता है। वो परछाई जहाँ जहाँ जा रही थी मैथ्यू भी वहाँ पहुंच जा रहा था, लेकिन कब उसका पीछा करते हुए मैथ्यू बेसमेंट पे पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं लगता। और फिर उसके हाथों से गलती से टॉर्च गिर जाती है और उस बोरी के अंदर से एक डरावना सा हाथ आता है और उस टॉर्च को उठा लेता है। अब इस बार इस हाथ को देख के मैथ्यू काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है कि प्लीज यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। और वो हाथ भी उसकी बात मान के अंदर चला जाता है। अब मैथ्यू इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब मैथ्यू को फिर से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो चला जाता है क्लेयर के रूम में और वहां जाके वो देखता है कि यहाँ पे क्लेयर तो है ही नहीं। और फिर वो उसे ढूंढता हुआ स्टूडियो में आ जाता है जहाँ पे क्लेयर स्टूडियो को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ पे मैथ्यू क्लेयर को सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने एक रिचुअल करा और उसकी वजह से उसकी लाइफ में काफी ज्यादा अजीब चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैथ्यू अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में क्लेयर को बता रहा होता है, लेकिन तभी उसे क्लेयर की नर्स का कॉल आता है जो कि उससे क्लेयर की तबीयत के बारे में पूछ रही होती है। तो यहाँ पे मैथ्यू से बताता है कि क्लेयर की तबीयत अब काफी ज्यादा ठीक होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे नर्स काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लेयर सिर्फ कुछ दिनों में ही मरने वाली है और मैंने तुम्हें कॉल भी इसीलिए करा था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि क्लेयर की लाइफ के आखिरी कुछ दिन ही है और इन दिनों तुम्हें क्लेयर के साथ ही रहना चाहिए। जब तक मैथ्यू नर्स से बात कर रहा होता है तो क्लेयर बेसमेंट में चली जाती है और उस बोरी को देख लेती है और उसे छूते ही क्लेयर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी गिरने की आवाज सुन के मैथ्यू उसके पास आता है और वो देखता है कि क्लेयर की तबीयत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और अब वो उसे उठा के उसके कमरे में ले आता है। अब यहाँ पे मैथ्यू सभी चीजों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, तो इसीलिए वो उस बोरी को बाहर फेंकने का फैसला करता है। तो वो सबसे पहले एल के पास कॉल करता है, लेकिन एल उसका कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो उसे सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि मैं इस बोरी को बाहर फेंक रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैथ्यू उस बोरी को बाहर करने लगता है तो अब वो बोरी काफी ज्यादा भारी हो चुकी थी, तो इसीलिए वो मैथ्यू से उठा ही नहीं जा रही थी। लेकिन अभी यहाँ करने वाली बात यह है कि उसने बोरी को छू लिया था, यानी कि उसने रिचुअल का एक और नियम तोड़ दिया था। अब यहाँ पे मैथ्यू कुछ ढूंढने के लिए अपना लैपटॉप खोलता है, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पे रैंडम चीजें आती जा रही थी जो कि एक्चुअल में क्लेयर की टेस्ट रिपोर्ट थी, जिसे देख के उसे काफी ज्यादा घिन आने लगती है और अब वो ये फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एल को ढूंढ के रहेगा। इसीलिए वो उसी बार में जाता है जहाँ पे उसे एल मिला था। अब यहाँ पे एक वेट्रेस से थोड़ा पूछताछ करने के बाद उसे एल के घर का एड्रेस मिल जाता है और वो फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता है और एल के घर की तरफ चला जाता है। और जब वो एल के घर का गेट ठकठकाता है तो यहाँ पे गेट एक लड़की खोलती है, जिसे देख के मैथ्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे अपने घर में बार बार दिखाई देती थी उस काली परछाई के रूप में, जिसके हाथों पे एक अजीब सा निशान भी होता था। अब यहाँ पे इससे कुछ देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये लड़की एल की बेटी है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में एल भी आ जाता है और वो लड़की एल के पास जाती है और वो कहती है कि पापा इसे समझा दे कि इसे सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। उसकी ऐसी बात सुन के मैथ्यू को काफी ज्यादा अजीब लगता है और फिर एल मैथ्यू के पास आता है। अब यहाँ पे एल उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई रिचुअल का रूल तो नहीं तोड़ा, जिस बात पर मैथ्यू उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर एल उससे कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में काफी ज्यादा अजीब चीजें हो रही होंगी, लेकिन उन सभी चीजों को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि इस रिचुअल में बहुत सारी आत्माएं इन्वॉल्व होती हैं, जिस वजह से तुम्हें अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे सकती हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उन सभी चीजों को तुम्हें बस इग्नोर करना है, और वैसे भी अभी तुम्हें एक जरूरी चीज के लिए भी तैयार होना है। अब
अब यहाँ पे मैथ्यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे कभी भी कुछ चीज साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मुझे किस चीज के लिए तैयार होना है या आप क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे फाइनली एल उस बोरी के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि वो बोरी किसी भी इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, वो बस हमें उस इंसान का एक रिप्लेसमेंट दे सकती है। मैथ्यू को और अच्छे समझाने के लिए वो कहता है कि जो तुम्हें यहाँ पे मेरी बेटी दिखाई दे रही है ना, एक्चुअल में वो मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो कब की मर चुकी है और ये तो सिर्फ उसका एक रिप्लेसमेंट है। अब जो चीज मेरे साथ हुई है वही चीज अब तुम्हारे साथ होगी। और एक्चुअल में ये बोरी काम इसी तरीके से करती है कि पहले ये विक्टिम की जान लेती है और फिर उसके बाद उसका एक रिप्लेसमेंट हमें दे देती है। अब यहाँ पे मैथ्यू एल से पूछता है कि आखिर आपने अपनी बेटी की लाश का क्या करा। तो एल उसे गेट की तरफ इशारा करके कहता है कि वहां जाके तुम देख सकते हो। अब जैसे ही मैथ्यू गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा डरावनी और भयानक हो चुकी है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो अपने घर पे आ जाता है। अब यहाँ पे वो जैसे अपने घर पहुंचता है तो उसका कजन भी गेट के आगे खड़ा होता है, तो वो दोनों फिर अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे रूम के अंदर आने के बाद मैथ्यू देखता है कि उसकी वाइफ तो मर चुकी है, तो वहाँ पे फूट कर रोने लगता है। अब उसकी ऐसी हालत देख के उसके कजन को भी काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है। अब कुछ घंटे रोने के बाद मैथ्यू एकदम से खड़ा हो जाता है। अब वो अपने कजन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब वो दोनों मिलके उस बोरी को रूम में ले आते हैं। फिर मैथ्यू अपनी वाइफ को उठाता है और उस बोरी के अंदर डाल देता है। अब उसका कजन मैथ्यू की ऐसी हरकत देख के उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मैथ्यू को गहरा सदमा लगा है और वो पागल हो चुका है। अब यहाँ पे मैथ्यू का कजन मैथ्यू को धक्का देके कमरे से बाहर निकाल देता है और गेट को लॉक कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि मैथ्यू पागलपन में उस लाश के साथ कुछ ना कुछ गलत कर सकता है। अब अगले ही पल वो बोरी हिलने लगती है और उसके अंदर से एक काले कलर का साया निकलता है, जो कि बहुत ही बेरहमी से मैथ्यू के कजन को मार देता है। अब वो गेट खोलता है और मैथ्यू के आगे गिर जाता है और फिर तभी वो आत्मा मैथ्यू पर भी हमला कर देती है और फिर वो मैथ्यू के मुंह पे ही उल्टी कर देती है। अब यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो नर्स है वो डोरबेल को बजाती है और यहाँ पे मैथ्यू गेट खोलता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है। और यहाँ पे मैथ्यू उसके आगे ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि क्लियर अभी भी जिंदा है। और अब यहाँ पे मैथ्यू नर्स को घर के अंदर बुलाता है। अब यहाँ पे उसके घर के अंदर आते ही वो अजीब सी आत्मा उस नर्स पे हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। अब यहाँ पे नर्स की बॉडी के बदले वो आत्मा क्लेयर को दोबारा से जिंदा कर देती है। और असल में उसने यहाँ पे क्लेयर को जिंदा नहीं करा था, उसने बस उसकी बॉडी के अंदर किसी डेविल के पार्ट को डाल दिया था। और अभी इस एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी रिचुअल पूरा नहीं हुआ था। इस रिचुअल को पूरा करने के लिए अब मैथ्यू को ये बॉडी किसी और इंसान को देनी होगी। अब उसी बार में एल को एक लड़की मिलती है जिसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार होती है, तो वो मैथ्यू से मदद मांगती है। तो मैथ्यू उसे वही रिचुअल करने का सजेशन देता है और वो प्रूफ के तौर पे अपनी वाइफ को दिखाता है। और वो लड़की भी बिना झिझक के उसकी बात को मान जाती है, क्योंकि उसके सामने जीता जाता सबूत था। अब यहाँ पे मैथ्यू की बातों को मानते हुए वो लड़की उस बैग को अपने घर पे ले जाती है और इसी के साथ ये रिचुअल यहीं पे खत्म हो जाता है और ये मूवी भी।